जींद के उचाना में संत धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, धन्ना भगत का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू। कानून से होने वाले लाभ के बारे में दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विकासात्मक सोच है भाजपा की जीत की असल वजह है। फरीदाबाद में विकास कार्यों का किया उद्घाटन। और पोषण पखवाड़ा के तहत महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य व पौष्टिक आहार के बारे में किया जा रहा है जागरूक। महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अभियान को बच्चों के लिए बताया लाभकारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। जींद के उचाना में आज संत धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला सहित अनेक गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत धन्ना भगत की जयंती का यह दिन हमें उस सादगी, प्रेम और विश्वास की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया और पूरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया। हम सबको मिलकर उसी सोच को आगे बढ़ाना है। धन्ना भगत उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया था। उनका जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार कई योजनाओं के जरिए संतों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाते हुए कहा कि हमने किसानों के लिए नकली बीज पर रोकथाम के लिए कानून बनाया। हमारी सरकार 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 6,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार भेज रही है। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 14,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिए हैं। जो धन्ना भगत जी ने हमें रास्ता दिखाया है, हमने हरियाणा में, ये देश का पहला राज्य है, उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। प्रधानमंमंत्री किसान सम्मान निधि हो योजनाओं के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,563 करोड़ रुपए की राशि वो भी पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं से वो सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए पिछले 10 वर्षों में 14,777 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है। इससे पहले राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि वह मुगलों का दौर था। उस समय 12 शिष्य कबीर सभा से लेकर सबसे छोटी उम्र के धन्ना भगत ने समाज में समरसता का काम किया। भगवान ने उन्होंने जो मांगा वह समाज के लिए मांगा। भयंकर अकाल में उन्होंने समाज के लिए अन्न की व्यवस्था की। वे एक किसान थे और उन्होंने सिर्फ खेती व किसानों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। बराला ने मुख्यमंत्री से पाठ्यक्रम में धन्ना भगत की जीवनी को शामिल किए जाने की मांग की।
नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य अफवाहों को दूर कर यह बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने और संशोधित कानून के प्रावधानों पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन के कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फगाना और स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 32 गलियों को आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसके अलावा गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारा लगातार प्रदेश में विकास करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की असल वजह यही है कि हमारा एजेंडा केवल और केवल विकास रहता है। विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। इसमें 1 करोड़ 30 लाख की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टाइल और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल है 22 लाख के। जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। एनआईटी विधानसभा के में किसी भी तरह के विकास का काम छूटेगा नहीं। हर विकास का काम होगा। लगातार विकास हमारी प्राथमिकता है और मोदी जी की सरकार का विकास और सुशासन में पूरा उस पर फोकस रहता है। इसलिए बार बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में भी और प्रदेश में भी विजय प्राप्त कर रही है, क्योंकि हमारा एजेंडा ही विकास और सुशासन है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि दोनों अध्यक्षों की नियुक्तियां जल्द ही होने वाली हैं। वहीं वक्फ को लेकर बने कानून के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है। कमजोर और पिछड़े मुसलमान को राहत मिलेगी। चुनाव चल रहे हैं और बहुत प्रदेशों में चुनाव हो गए। हमारे प्रदेश में भी जिला अध्यक्ष मंडल से लेकर जिला तक के चुनाव हो गए। बहुत जल्दी ही देश को भी नया अध्यक्ष मिलेगा और प्रदेश को भी अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर ये बिल बहुत स्वागत योग्य है। ये देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। ये मुस्लिम विधवाओं, बेवाओं और जो यतीम बच्चे हैं। पूरे प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से 8 से 22 अप्रैल तक 7वां पोषण पखवाड़ा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सुपोषित भारत योजना के तहत इस पखवाड़े का उद्देश्य पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुनीता रानी ने बताया कि इस पोषण पखवाड़े में योग सत्र, बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण, पोषण आहार के बारे में महिलाओं को जानकारी देना और कुपोषित बच्चों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। साथ ही रेडीनेस मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। यह मेला शिक्षा की शुरुआत से पहले के मानसिक और शारीरिक विकास पर केंद्रित है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर अमनदीप कौर ने बताया कि हम घर घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पोषण पखवाड़े में 15 दिनों में अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा। और इन एक्टिविटी में जैसे उनकी होम विजिट आती है, जब वो 1000 डे में वर्क के बारे में बेनिफिशियरी को अवेयर करती है, जिसमें उनको 2 साल तक बच्चे की कैसे केयर करनी होती है ताकि वो कुपोषण ना हो और उन्हें जो आयरन की जरूरत है, जो मिनरल्स की जरूरत है वो पूरे हो सके। जैसे हरी सब्जियां खाने से
और फलदार सब्जियां दालें खाने से ये चीजें सही रहती हैं। और जो फास्ट फूड बच्चे खाते हैं उनके बारे में भी, उनकी कमियों के बारे में बताया जाता है भी ये बच्चों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। दिन भर दिन बच्चों की संख्या मेरे स्कूल में जाखनदाटी प्ले स्कूल में बढ़ती जा रही है। बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ मेरे पास आते हैं। जैसे बच्चों को जैसे जैसे खेल के जरिए मैं सिखाती हूँ, बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और विकास कर मतलब बच्चों के विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। बच्चे आते समय बड़े खुश होते हैं और बच्चों की गिनती पहले जिस टाइम जाखनदाटी स्कूल में प्ले स्कूल की शुरुआत हुई थी, बच्चों की गिनती बहुत कम थी। जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के ऐसा रुझान बना कि बच्चों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि हमें बच्चों के सही पालन पोषण और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई है। सरकार का यह अभियान बहुत ही सराहनीय है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होगा। प्ले स्कूल में मेरा बच्चा काफी दिनों से जा रहा है प्ले स्कूल में, और वो काफी खुश भी रहता है और बच्चों के साथ खेलता है, कहता है रोज मम्मी मुझे स्कूल में जाना। तो यहाँ पे काफी अच्छी सुविधाएं करवाई जाती है, जिसके साथ मेरा बच्चा रोज आने के लिए करता है। आंगनबाड़ी में आई हूँ और आज हमें बताया गया है कि कैसे बच्चों को खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने के साथ साथ उनके खेल की एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। इनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होगा। हमें भी कई प्रकार की एक्टिविटी कराई गई है और हमें बेटी बचाओ के बारे में बताया गया है। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें भेजे, और सरकार जो ये मेलों का आयोजन कर रही है, इनके तहत बहुत प्रयास कर रही है सरकार। एक अच्छा प्रयास है और इससे बच्चों के मानसिक और हर तरह के विकास में ये अच्छा योगदान दे रही है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 आज नारायणगढ़ पहुंची, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को नशा मुक्ति का संदेश दिया और एक स्वस्थ व सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का भी आह्वान किया। साइक्लोथॉन के नोडल अधिकारी सब इंस्पेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि हिसार से 5 अप्रैल को नशे के विरुद्ध शुरू हुई यह यात्रा डब्बावाली में 27 अप्रैल को संपन्न होगी। तब तक यह यात्रा पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति का संदेश लेकर जा रही है। अब तक यात्रा 17 जिलों को कवर कर चुकी है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मिल रहा है लोगों को, जिसके अंदर बड़ी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। युवा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, हर व्यक्ति इसमें भागीदारी कर रहा है। तो जितना साइक्लोथॉन 1 में पंजीकरण लोगों का हुआ था, उससे 3 गुना ज्यादा पंजीकरण इसमें हुआ है। तो इस बात से पता लगता है कि भाई लोगों में इसकी और रुचि है और अब ये आवश्यकता बन चुकी है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाए। संदेश यही है कि भाई नशा छोड़ देना चाहिए। जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ दें, क्योंकि नशा छोड़कर ही वो सुखी रह सकते हैं। वहीं साइक्लोथॉन के विभिन्न गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने इसमें उत्साह के साथ भाग लिया और नशे को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का यह सरकार का एक कारगर कदम है। सभी के प्रयासों से ही नशे को खत्म किया जा सकता है। वहीं यात्रा के प्रतिभागियों ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति का संदेश दे रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि नशा एक अभिशाप है, इससे बचें। नशे का व्यापार करने वालों की तुरंत सूचना पुलिस को दे। आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहें और अपना जो हरियाणा का दूध दही का खाना है उस पर रहें, और जो खेल प्रतियोगिताएं हैं और शिक्षा है उसके ऊपर जोर दें। तो नशा मुक्ति अभियान जो सरकार द्वारा चलाया गया है इसका समर्थन करें। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है कि इसमें नशे से दूर रहना है, तो मैं अपने गांव के, अपने प्रदेश के सभी युवाओं साथियों को कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, खेल कूद की तरफ बढ़ें और शिक्षा को में अपना योगदान दें। लोगों को सर नशा मुक्त रहने के संदेश दे रहे हैं। साथ ही पब्लिक को बोल रहे हैं कि अगर आपकी जानकारी में कोई है जो नशे का कारोबार करता है तो वो पुलिस को सूचित करें। मेन इसका मकसद ये है सर कि एक तो, और हमारे इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी हैं जो हरियाणा की परंपरा हुआ करती थी, लोटा और उसमें नमक डाल के शपथ भी दिलवा रहे हैं। रास्ते में कई गाँव में हम रुके, पतरेड़ी और बागवाली, वहाँ गाँव वालों से शपथ।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र जिले के कई गांवों का दौरा किया और हाल ही में अग्निकांड व तेज तूफान से बर्बाद हुई फसलों के प्रभावित किसानों से संवाद किया। मंत्री ने पीड़ित किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दौरे के दौरान मांगना गांव के राकेश शर्मा से मुलाकात की, जिनका पॉलीफेज क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने मलकीत सिंह और वीरभान सिंह से भी भेंट की, जिनकी गेहूं की फसल जल गई थी। उन्होंने कहा कि किसानों की पीड़ा को हम केवल देख ही नहीं रहे बल्कि उसे समझ भी रहे हैं। सरकार का पहला कर्तव्य है कि संकट की इस घड़ी में किसान अकेला न महसूस करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही न हो। गांव के सरपंच और किसानों ने कृषि मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति में उन्हें उम्मीद की नई किरण मिली है। किसानों ने अपनी समस्याएं खुले मन से मंत्री के समक्ष रखी, जिनमें फसल बीमा के दायरे को बढ़ाने, राहत राशि में पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर पुनरुत्थापन हेतु सहायता की मांग शामिल थी। उधर कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल की बड़ी अनाज मंडी का दौरा किया और व्यापारियों व किसानों से बातचीत की। बाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मजदूरों को पेश आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान करे। एक और जहां मौसम खराब होने के कारण किसानों के खेतों में पकी फसल जल रही है, तो वहीं दूसरी अनाज मंडियों में खुले आसमान में पड़ी गेहूं की फसल बारिश में भीग रही है। जिन किसानों की फसल जली है, जिनकी फसल बारिश से खराब हुई है, सरकार को उन किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है, इसलिए फसल उठान कार्य को सुचारू किया जाए ताकि किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान हो सके। का ये हाल है, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, जींद सब मंडियों की ये हालत है। 14, 15 दिन से उठान मंडियों में नहीं हो रहा। कैथल की ये जो सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है, मुझे नहीं लगता कि अगले 30 दिन तक भी, व्यापारियों का तो ख्याल है 40 दिन तक भी, 30 दिन तक भी आप उठान नहीं कर पाएंगे। तो किसान कहां जाए, आड़ती कहां जाए? आड़ती का कमीशन आपने खा लिया। अब जब उसको थोड़ा बहुत अपनी भरपाई नुकसान की करने का समय आया है, तो आपने खुले आसमान के नीचे उसे छोड़ दिया है अपने हाल पर। बाद में आप कहेंगे कि फसल गीली है। फसल तो गीली होगी जब खुले आसमान के नीचे पड़ी है। तो किसान क्या करे? खेत में रखे तो वहां आग लगने लग रही है, मंडी में लाए तो वहां गीली होने लग रही है। कि वो मंडी में जाएं, उन खेतों में जाएं जहां किसान के मवेशी और फसल और कूप और मकान सब जल गए हैं, और जाकर मौके पर मुआवजा दें। प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर 2025-26 की पुस्तकें तय समय पर पहुंच रही हैं। बच्चे अब समय से ही अगले सत्र की पढ़ाई जारी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा था कि इस बार रिकॉर्ड समय में सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। किताबें समग्र शिक्षा अभियान के तहत वितरित की जाएंगी। सोनीपत की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रचना बाना ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार हम सभी विद्यालयों में समय पर पुस्तकें पहुंचा देंगे। जिले के सभी स्कूलों में पुस्तकें पहुंचाने के लिए मूर्थल अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को वितरण केंद्र बनाया गया है। वहीं पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल सुमन बाला शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें विद्यालय कैंपस से आ गई हैं। तय सीमा में पुस्तकें पहुंचने पर विद्यार्थियों को जल्द पुस्तकें मिल जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी। बुक्स टाइम से पहले ही पहुंच गई हैं। हमारे सोनीपत में मूर्थल अड्डा स्कूल में बुक्स उतर रही हैं और हम समय रहते उन बुक्स को स्कूलों में पहुंचा देंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और ये हमारा संकल्प है, हमारा वादा है हमारे महोदय माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हम कोई भी इस तरह का कार्य या लेट लतीफी नहीं होने देंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। हमारे यहाँ पुस्तकें उतर रही हैं 6 से 8 की, जैसे कि सरकार की एक नीति है 6 से 8 के बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं। और मेरा मानना है कि अगर तय सीमा में पुस्तकें बच्चों को मिल जाएं तो उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, उनका सिलेबस पीछे नहीं होगा और वो जो बच्चा एक स्टार्टिंग से पुस्तकों की हेल्प से पढ़ता है वो समय पे अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। और सरकार का ये एक सराहनीय कदम है कि वो तय सीमा में बच्चों को पुस्तकें दे रही हैं, कि सेशन के स्टार्ट में ही पुस्तकें दे रही हैं, ना कि मिड में दे। तो ये हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है कि बच्चों को
टाइम से किताबें मिल जाए सेशन के स्टार्ट में ही। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने विभाग के पोर्टल पर 25% कोटे वाली सीटें नहीं दर्शाई हैं, उन सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों के स्कूल बैग के वजन को लेकर कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो इस पर कार्रवाई कर रही है। जो एनसीईआरटी की हमारी बुक्स जानी होती हैं वो 21 तारीख तक हम 100% पहुंचा देंगे। अभी 72% से भी ज़्यादा हम लोगों ने पहली बार पहुंचाया, नहीं तो 6-6 महीने निकल जाते हैं तब जाके बुक्स पहुंचती थी। पर शिक्षा विभाग नए कीर्तिमान स्थापित करा, जिन्होंने 25% उज्ज्वला पोर्टल पर अपनी सीट नहीं दर्शाई, उनसे हमने लिखित में हमारे विभाग ने। ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में गैस पाइपलाइन में लगी आग की घटना को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। कल गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है और उन्होंने इस संबंध में एसीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी जांच करेगी कि बिजली लाइन के नीचे गैस पाइपलाइन न हो। मामले में पूरी जांच की जाएगी। गर्मी के सीजन में बिजली उपलब्धता को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बार बिजली के कट नहीं लगेंगे और पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त बिजली है। बिजली का फॉल्ट न आए इसके लिए उन्होंने हर सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर बैंक और गाड़ी रखने के निर्देश दिए हैं। हर सब स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए ताकि उसको लोड करने में ये ना हो कि सारा दिन लगे। जो तारे कंडक्टर हमारे जहाँ पर कमज़ोर हैं उनको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। बाकी बिजली आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, हम सबको बिजली देंगे। ये 2 दिन पहले यहाँ पे घटना हुई है, वो जो नीचे गैस की पाइपलाइन जा रही है और ऊपर वायर थी, तो दैट इज़ वेरी सीरियस मैटर। आई हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। ये तो चलो एक इंसिडेंट था। हमारे फीडर के नीचे गैस की लाइन कैसे ना, जहाँ तो वो पहले डली है, जहाँ हमारे फीडर बाद में डाले, क्योंकि ये दोनों अगर आसपास हो गए तो कल को कोई और बड़ी घटना भी हो सकती है। सारे शहर में ये फैली हुई है पाइपलाइन और हमारे कंडक्टर में, तो मैंने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी द्वारा पूछताछ मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की सारी जांच एजेंसियां, थाने, अदालतों को बंद कर दिया जाए। उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई घटना हुई तो एजेंसी तो जांच करेगी। यह ईडी के खिलाफ बयानबाजी कर उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि ईडी निष्पक्ष जांच एजेंसी है। कि सारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उनको देश में बंद कर दिया जाए, थाने बंद कर दिए जाए, सीबीआई बंद कर दी जाए, ईडी बंद कर दी जाए, कोर्टों को बंद कर दिया जाए। तुम्हारा किसी पे भी भरोसा नहीं है। आप कह रहे हो अब अगर कोई घटना हुई है, कोई क्राइम हुआ है, तो एजेंसी जांच तो करेगी ना। भारत सरकार के दूरसंचार निगम ने सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाने और जनता को बगैर किसी रुकावट के सेवाएं जारी रखने के लिए एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इसकी सहायता से किसी भी क्षेत्र में निर्माण का कार्य के दौरान यह पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में फाइबर केबल बिछाई गई है या नहीं। फिर उसे बेवजह काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूरसंचार विभाग जींद के उपमंडल अधिकारी संजय रोहिला ने बताया कि दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप खुदाई करने वाली एजेंसियां एवं भूमिगत उपयोगिता संपत्ति के मालिकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, बिजली के तार, जल आपूर्ति पाइपलाइन आदि जैसी बुनियादी ढांचे को क्षति से बचाना है। सभी विभागों को कहा गया है कि CBUD ऐप का नियमित रूप से उपयोग करें। हमारे काफी कट लग जाते हैं, जिससे विभाग को करोड़ों का नुकसान होता है। इसमें जो खुदाई करने वाली एजेंसियां हैं वो पोर्टल पे अपना समन्वय, अपनी कोऑपरेशन रखेंगे कि हमारा यहाँ पे खुदाई का काम करना है, एजेंसी को इंटीमेट करेंगे। खुदाई करने वाली एजेंसियों को पेनल्टी देनी पड़ेगी, उनका भी अपना निर्माण का काम हो जाएगा और BSNL या टेलीकॉम की या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
सरकारी डिपार्टमेंट की जो संपत्ति जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये CBUD ऐप यानी कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। इस ऐप में ये है कि अगर आप कोई भूमिगत कार्य करवाते हैं अपने घरों के आसपास, खेतों के आसपास, तो उसकी जानकारी पहले आप इस ऐप में डाल दीजिए, जिससे इससे संबंधित जो ऑफिसर्स हैं वो इनकी जानकारी लेके आपको पहले सूचित कर ले कि हमारे जो भूमिगत संपत्ति है उसको बचाव कर दिया जाए, कटने से बचे जाए। क्योंकि हमारे भूमिगत में OFC केबल है, वाटर पाइप्स हैं, गैस पाइपलाइन है, इसके कटने से काफी नुकसान होता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह ऐप जनता के लिए भी बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि अक्सर केबल काटने से उन्हें भी बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐप के प्रयोग करने से उन्हें भी बगैर किसी रुकावट के सेवाएं मिल पाएंगी। एक ऐसी ऐप है सरकार की जैसे हमने कोई हैंडपंप लगाना है या कुछ खुदाई करनी है, तो उस खुदाई करने से पहले हम अगर अपने एंड्रॉयड फोन में कॉल बिफोर यू डिग ऐप इंस्टॉल कर लें और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें, तो उससे ना तो हमें कोई जुर्माना। मुंबई में 1 से 4 मई तक पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में रोड टू गेम जेम प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रतियोगिता के लिए चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक साइलेंस स्किल्स भी है। इस गेम के निर्माता कोलकाता के अवस विश्वास और उनकी टीम एब्सर्ट सॉफ्टवेयर है। अवस विश्वास ने वेव्स में भाग लेने पर अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा किया। ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे सिर्फ गेमिंग नहीं, वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, एनिमेशन रिलेटेड, मूवी रिलेटेड। सो इतने सारे एंथुजियास्टिक पीपल से हमें मिलने का मौका मिलेगा, कनेक्ट कर पाएंगे, और स्पेशली मेरे जैसे और भी 20 लोग होंगे जिनको मेरे ही फील्ड में इंटरेस्ट होगा। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा है एक कमरे में बैठ के तो मैं गेम बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं इसको लेके जाता हूँ 4 लोगों के सामने, तब मुश्किल होता है कि आप समझा पाए कि इस गेम का इम्पैक्ट क्या है। चाहे वो आज ईस्टर है। मान्यता है कि गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद आज ही के दिन उनका पुनर्जन्म हुआ था। आज इस अवसर पर दुनिया भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह का जीवन सत्य, न्याय तथा करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लोगों से ईसा मसीह के त्याग और प्रेम के संदेश को जीवन में आत्मसात करने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार नई आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। ईसा मसीह की करुणा, क्षमा और सेवा का संदेश सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना का प्रतीक है। ईसा मसीह का संदेश मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल को झंझोड़ देने वाली घटना बताते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित परिवारों ने अपने सपने को टूटते हुए देखा है। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक टीम ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस टीम का नेतृत्व कर रही थी। यह दौरा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए सांप्रदायिक झड़पों के बाद किया गया। एनसीडब्ल्यू की टीम ने पीड़ितों से बात की। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के सम्मान सुरक्षा के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। देता है उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है, अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर। इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। उन महिला